हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसमें हम लोगों की हमारी जो जीके जीएस की सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट की है उसको एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। जितने भी लोग हमारे साथ में यहाँ पर में जुड़ चुके हैं उन सभी का स्वागत है। सभी को आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर के अंदर में हम लोगों ने फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है हमारे क्वेश्चंस को देखे जो आप लोगों के डी ट्रिपल एस में पूछे जा सकते हैं, बिहार स्टेट के अंदर में, बिहार की जो आप लोगों की टीआरई की एग्जाम में उसमें पूछे जा सकते हैं, सुपर टेट में पूछे जा सकते हैं। तो उन्हीं को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पर में। बट उससे पहले मैं आपको एक बहुत ही सुंदर सा कोट दिखाना चाहूंगा। देखिए फ्रेंड्स, इस कोट से मैं बहुत 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 ज्यादा सहमत हूँ। जीवन में अगर बड़ा लक्ष्य हासिल करना चाहते हो तो अपनी योग्यता को निखारना चाहिए, क्योंकि जब आपकी योग्यता निखर जाती है, आप लोगों की स्किल्स निखर जाती है, तो जो मुश्किल काम होता है ना वो आसानी से पूरा हो सकता है। तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोग इसको ध्यान से सुनिए। आप लोग कितने लोग हैं जो इस बात से एग्री करते हैं कि अगर आप लोगों की योग्यता निखर गई, आप लोगों की स्किल्स बढ़ गई, आप मान लो कि मैथ्स की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हो, आप लोगों ने उसको सीख लिया, आप रीजनिंग करना चाहते हो, आपने उसको सीख लिया, आप एसएसटी करना चाहते हो, उसके आप लोगों ने बेसिक कंसेप्ट जो है वो अच्छे से सीख लिए, उनको आप लोगों ने मेहनत कर लिए, तो जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आप लोगों के लिए कितना आसान हो जाएगा। तो योग्यता का निखारो, अपने आप को और ज्यादा जो है ऊपर लेकर चलो, अपना बेहतर वर्जन बनो। यही चीज है फ्रेंड जो आप लोगों को जो है बाकी लोगों से आगे लेकर जा सकती है, आप लोगों को आपके सपने पूरे करने में मदद कर सकती है। ठीक है, तो जितने लोग एग्री करते हैं वो यहाँ पर मैं थम्स अप जरूर दे देंगे, बता देंगे कि जी एग्री करते हैं सर इस बात से। ओके चलिए, तो हम लोग फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़े। डी ट्रिपल एस बी जो है पर्सनल असिस्टेंट का जो आप लोगों का एग्जाम हुआ था, ठीक है, उसके अंदर में पूछा गया क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है। देखिए भारतीय संविधान के अंदर में अगर मैं बात करूं तो ओरिजिनली जो ओरिजिनल संविधान था हमारा, उसके अंदर में 22 भाग थे, 22 पार्ट्स में बटा हुआ था ये। लेकिन प्रेजेंट में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के अभी आज फिलहाल में 25 भाग है भारतीय संविधान के अंदर में। तो भारतीय नागरिकता, जो भी आप नागरिक हो भारत के, ठीक है, तो वो नागरिकता से रिलेटेड जो भाग है वो भाग नंबर 2 में दिया है, मतलब चैप्टर नंबर 2 में दिया। आप ऐसा समझ लीजिए, भाग मतलब चैप्टर्स। तो हमारा पूरा संविधान जो है अभी आज के समय में 25 चैप्टर्स में बटा हुआ है, इसका ये मतलब होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। कितने लोगों ने यहाँ पर में आंसर किया है? 38% लोगों ने ही केवल आंसर किया है यहाँ पर में। 38% लोग हैं यहाँ पर में जिन्होंने सही आंसर किया है। तो फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा कोशिश कीजिए कि आप लोग सीख कर आगे बढ़ते रहे। मैं आप लोगों को सारे के सारे भाग बता देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, भारत का नाम और भारत की टेरिटरी, ये भाग नंबर 1 में दिया है। भारत का नाम, ठीक है, नाम और क्षेत्र, जो हमारे देश का नाम है वो आर्टिकल नंबर 1 में दिया हुआ है। उसके बाद में कैसे नए राज्य लाए जा सकते हैं, जो है नए राज्यों का जो है जो बॉर्डर है वो आप लोगों की रीडिफाइन की जा सकती है, ये सब पहले पार्ट में दिया हुआ है। दूसरे पार्ट में नागरिकता के बारे में। तीसरे पार्ट में क्या दिया है, कोई बता सकता है मुझे? तीसरे वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, फंडामेंटल राइट्स के बारे में दिया है। फंडामेंटल राइट्स कौन से देश के संविधान से हमने लिया है, जल्दी से बताएंगे, पिछले लेक्चर में कराया था। तो रिवीजन इज द की टू सक्सेस। रिवीजन जल्दी से एक बार सेशन को लाइक भी करते रहेंगे फ्रेंड, जितने भी लोग हैं यहाँ पर में, ठीक है। बिट्टू जी बिल्कुल हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल हो चुकी है क्लासेस। उसके बाद में पार्ट नंबर 4 में डीपीएसपी दिया है, डायरेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का पूरा मैं एक दिन अगर आप लोग बोलोगे तो मैं आपको सारे के सारे आर्टिकल्स बहुत अच्छे से याद करवा दूंगा, जिसमें आर्टिकल नंबर 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड वगैरह से रिलेटेड जो अक्सर न्यूज में रहता है आपका। तो भाग नंबर जो 2 है आपका वो नागरिकता से डील करता है, ये याद रखना, जिसमें 5 से लेकर 11 तक के आर्टिकल्स दिए गए हैं। चैप्टर नंबर 2 या भाग नंबर 2 आप लोग इसको बोल सकते हो, ठीक है। चलिए नाउ फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का डी ट्रिपल एस बी टीजीटी सोशल साइंस का जो फीमेल जनरल सेक्शन था। देखिए जनरल सेक्शन के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन था फ्रेंड, जो 100 नंबर का आपका होता है ना पहला वाला, उसके अंदर में आप लोगों से पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ आइटम्स लिस्ट इज करेक्ट। ठीक है, कॉर्पोरेट टैक्स स्टेट लिस्ट में है और सेंसस जो है वो यूनियन लिस्ट के अंदर में। ध्यान से समझिए आप लोग, कॉर्पोरेशन टैक्स का मतलब होता है आप लोगों का जो आप लोग निगम वगैरह, आप लोगों की नगर निगम वगैरह जो आप लोगों की जो टैक्स लेती है उनके बारे में है। और यहाँ पर मैं सेंसस की बात हो रही है आप लोगों की। सेंसस का मतलब होता है आप लोगों का फ्रेंड्स जनगणना। तो जनगणना कौन कराता है? तो ये यूनियन गवर्नमेंट कराती है, आपकी यूनियन गवर्नमेंट। अब ध्यान से समझिए आप लोग, ठीक है। यूनियन लिस्ट के अंदर में जो है आप लोगों के ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे, 97 मामलों के ऊपर में कानून बनाने का अधिकार यूनियन गवर्नमेंट को था। अब आज के समय में लगभग 100 मामले ऐसे जिसके ऊपर में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, केंद्र सरकार निर्णय ले सकती है, ठीक है। जैसे कि रेलवे है, रेलवे आपको पता है किसी की भी किसी राज्य सरकार की रेलवे है क्या? रेलवे किसी राज्य सरकार की है नहीं, पूरी की पूरी जितनी भी इंडियन रेलवे है पूरी केंद्र सरकार के पास में है। तो इंडियन रेलवे हो जाए, सेंसस हो जाए, इंटरनेशनल रिलेशनशिप की कौन से देश के साथ कैसे रिश्ते रखने हैं, आर्मी डिफेंस, ये सब हमारा जो है हमारा यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। इवन जो कॉर्पोरेशन टैक्स है आप लोगों का, वो भी यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है। कॉर्पोरेशन के ऊपर में जो टैक्स लगाया जाता है बड़ी बड़ी कंपनीज के ऊपर में। उसके बाद में स्टेट लिस्ट की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, तो आप लोगों का पब्लिक ऑर्डर या जो आप ये समझ सकते हो कि कोई दंगा फसाद ना हो, पुलिस व्यवस्था बराबर से रहे, वो सारी चीजें आप लोगों की, ठीक है। पब्लिक हेल्थ,
ये आपका स्टेट लिस्ट के अंदर में। कॉन्करेंट लिस्ट की बात करेंगे तो एजुकेशन, फॉरेस्ट, ठीक है, ट्रेड यूनियंस जो है, मैरिज और डाइवोर्स से रिलेटेड केस, एडॉप्शन से रिलेटेड केस, ये सारे के सारे कॉन्करेंट लिस्ट में, मतलब दोनों इस पर कानून बना सकते हैं। तो इसमें जो है कॉर्पोरेशन जो टैक्स था ये भी यूनियन लिस्ट में आना चाहिए था, यूनियन लिस्ट के अंदर में, ठीक है, तो यूनियन लिस्ट का है। इवन जो जो आपका इनकम टैक्स है वो भी किस में आता है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स भी आपका केंद्रीय सूची या यूनियन लिस्ट के अंदर में आता है, ये याद रखेंगे सभी लोग लिख दीजिए कि इनकम टैक्स भी यूनियन लिस्ट में आता है। करेंसी किस में आता है ये बता सकता हूं मुझे कोई? करेंसी भाई नोटबंदी किसने की थी, राज्य सरकार ने की थी या केंद्र सरकार ने? तो जल्दी से करेंसी किसका मामला है, यूनियन लिस्ट में आता है या स्टेट लिस्ट में आता है, ये बता देंगे आप सभी लोग। अच्छा, ये बाइफरकेशन कौन से वाले अनुसूची में दिया है? हमारे भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है, तो शेड्यूल नंबर जो 7 है आप लोगों का, ठीक है, शेड्यूल नंबर 7, 7वीं अनुसूची, शेड्यूल नंबर जो 7 है आप लोगों का, उसके अंदर में ये बात दी गई है, पावर्स का बंटवारा या काम का बंटवारा, अनुसूची नंबर 7 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, गाजी मलिक, ठीक है, आप बताइए गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था? गाजी मलिक, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है, याद रखना है आप सभी लोगों ने, ये क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम के अंदर में। जितने भी लोग देख रहे हैं फ्रेंड्स, जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहेंगे, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में हम लोग काफी सारे क्वेश्चंस कर सके। लास्ट में आप लोगों के लिए पिछले लेक्चर की तरह ही रिवीजन भी है, तो आखिरी तक देखिए सेशन को अच्छे से, ताकि आप रिवीजन क्वेश्चंस को कर सके और टेस्ट भी अटेम्प्ट कर सके। यहां पर मैं आप लोगों को बोला गया है गाजी मलिक किस राजवंश का संस्थापक था, तो गाजी मलिक, पहली बात तो नाम किसका था, गाजी मलिक, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं गाजी मलिक की बात करूं आप लोगों से, तो गाजी मलिक बेसिकली जो है जो नाम था आप लोगों का, ये था खलजी वंश के जो संस्थापक थे, ठीक है, जलालुद्दीन खलजी, उनका नाम था गाजी मलिक। तो गाजी मलिक जो है, इन्होंने क्या किया था फ्रेंड्स, याद रखना है आप लोगों ने, जो तुगलक वंश के संस्थापक थे आप लोगों के, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक उनका नाम था, और इन्होंने क्या किया था फ्रेंड, तुगलक वंश की स्थापना की थी। तो ये थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे, तुगलक वंश आप लोग देख सकते हो यहाँ पर में, गयासुद्दीन तुगलक, इनका नाम था गाजी मलिक, गाजी मलिक, ओके, गाजी मलिक। तो गाजी मलिक किसका नाम था, गयासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक वंश के संस्थापक है, गयासुद्दीन तुगलक, गयासुद्दीन, ठीक है, तुगलक, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक। तो तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक को गाजी मलिक के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर इसका हो जाएगा आप लोगों को ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। खिलजी वंश की स्थापना की थी जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन खिलजी ने, ठीक है, ये याद रख सकते हो आप लोग, खिलजी। उसके बाद में सैयद वंश की स्थापना किसने की थी और लोधी वंश की स्थापना की थी, ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, तो प्लीज इस पर्टिकुलर पॉइंट को भी आप लोग थोड़ा सा याद रखिए, ठीक है। तो जो सैयद वंश है उसकी स्थापना की थी खिजर खान ने, खिजर खान ने, और लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, अगर ये आप लोगों से पूछ लिया जाए तो बहलोल लोधी ने, ठीक है, बहलोल लोधी, इन्होंने स्थापना की थी, ये आप लोग याद रख सकते हो। तुगलक वंश की स्थापना की थी गयासुद्दीन तुगलक ने, गयासुद्दीन तुगलक, इसी को गाजी मलिक के नाम से जाना जाता था, गाजी मलिक इसका नाम था, मलिक। तो यही तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गाजी मलिक किसका नाम था और उसने कौन से वंश की स्थापना की थी, तो तुगलक वंश की स्थापना की थी, ऐसे याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है। मंजू सर बोल रहे हैं कि आपकी वजह से मेरे 40 नंबर आए, चलो धन्यवाद, तो चलो कॉन्ग्रेचुलेशन मंजू जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, याद रहेगा आप सभी लोगों को। मैं इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछूंगा आप लोगों से, कितने लोग रेडी है जल्दी से मेरे को हाथ ऊपर करके बता देंगे, जितने लोग रेडी है चैलेंज एक्सेप्ट करते कि सर पूछ लो अब इसमें से कुछ भी क्वेश्चन, ठीक है, कौन सा वाला किसका संस्थापक था, पूछूं मैं आप लोगों से लास्ट में, सभी लोग रेडी है? लास्ट में मैं पूछूंगा आप लोगों से, यहां पर मैं टीम से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इस क्वेश्चन को वापस से एक बार लगा दिया जाए, मैं एक एक पॉइंट पूछूंगा आप लोगों से कि किसका संस्थापक क्या था, ताकि आप लोग जो है एक बार वापस से इसकी रिवीजन कर सके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स। भारत में संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, DSSB TGT का क्वेश्चन है फ्रेंड्स आप लोगों का, ध्यान से समझिए यहां पर मैं बात क्या हो रही है। आप लोगों को पता है एक होता है यूपीएससी आप लोगों का, ठीक है, यूपीएससी जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हो आप लोग, यूपीएससी। इसके अलावा अलग अलग राज्यों में आप लोगों के जो है राज्य जो है लोक सेवा आयोग होते हैं, जैसे बीपीएससी है बिहार के लिए, बीपीएससी ये बिहार के लिए है, केवल बिहार के जो राज्यकर्मी हैं उन लोगों की नियुक्ति करता है। वैसे ही अगर मैं बात करूं आप लोगों से फ्रेंड्स, आप लोगों का MPPSC है, MPPSC, ठीक है, आप लोगों का MPSC है, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, DSSC है जो दिल्ली सर्विस के लिए यहाँ पर मैं चयन करता है। तो उसी प्रकार से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए एक ही बना दिया जाता है, 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए। अगर मान लीजिए जैसे बीपीएससी बिहार के लिए करता है अकेला, लेकिन अगर कोई एक आयोग है जो 2 या 2 से ज्यादा राज्यों के लिए नियुक्ति करता है, तो उसको संयुक्त लोक सेवा आयोग कहते हैं, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन।
और जो ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन होता है उसके जो चेयरमैन है और उसके जो सदस्य होते हैं उनकी नियुक्ति, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। ये याद रखना आप लोगों ने। संयुक्त लोक सेवा आयोग जो होता है, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन जो होते हैं, उनकी नियुक्ति की जाती है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है। जब एक, दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए कोई ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाया जाता है तो उसके लिए उस राज्य के गवर्नर नियुक्ति नहीं करते हैं, उस राज्य के गवर्नर नहीं करेंगे, क्योंकि वो दो राज्य हो जाएंगे तो फिर कौन से गवर्नर की चलेंगी, इसीलिए ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है, ठीक है जी। ओके, तो ये याद रखना है आप लोगों ने। ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है जो दो या दो से ज्यादा राज्यों के लिए काम करता है, ठीक है। चलिए नाउ, अब आप लोगों का ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप लोगों को टेस्ट में भी मिलेगा। तो जो बच्चा पूरी क्लास देखेगा, लाइव देखेगा, वो टेस्ट भी देगा, और टेस्ट देगा तो उसकी रिवीजन हो जाएंगी, रिवीजन होंगी तो याद रहेगा लंबे समय तक, एग्जाम में सही क्वेश्चन लगा के आएगा और जो है सिलेक्शन पक्का करेगा अपना। द आर्कटिक होम इन द वेदास किसने लिखी है? द आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक, बताइए जल्दी से। ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ये उसी व्यक्ति ने लिखी है जिसने गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी लिखी है। गीता, चलिए आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को अब यहाँ पर मैं स्ट्रीमिंग फिर से आ गई है। मैं आप लोगों को बता दूं, थोड़ा सा बीच में यहाँ पर मैं बफरिंग हो गई थी। तो मैं आपको बता रहा था कि आर्टिक होम इन द वेदास उन्हीं ने लिखी है जिन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक लिखी है, और गीता रहस्य और आर्टिक होम लिखी है लोकमान्य तिलक ने। इसका मतलब पता है आप लोगों को? द आर्कटिक होम इन द वेदास, इसका मतलब ये है कि लोकमान्य तिलक ये मानते थे कि हमारा भारत यहाँ पर में है, और ऊपर में आप जाओगे, रशिया के भी ऊपर में जाओगे तो आर्कटिक सर्कल आता है, तो वहां पर में वेदों की वैदिक लोग जो थे, जो जिनको हम लोग जनरली जो है आर्यंस कहते हैं, जिन्होंने वेदों की रचना की है, वो लोग यहाँ से आए थे, आर्कटिक जो इलाका है वहां से आए थे, ऐसा उनका मानना है। तो आर्कटिक होम इन द वेदास नाम की पुस्तक लोकमान्य तिलक ने लिखी है। इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक भी लिखी। तो देखो फ्रेंड्स, अलग अलग लोगों की ना अलग अलग मान्यता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बताता हूँ, लोकमान्य तिलक ने क्या अंदाजा लगाया कि जो ब्राह्मण लोग थे, जो आर्यंस लोग थे, जिन्होंने वेदों की रचना की है, वो आए थे आर्कटिक सर्कल के पास से। आर्कटिक होम इन द वेदास लिखी। अगर आपसे बोला जाए कि किसने ऐसा माना कि भाई तिब्बत का जो इलाका है वहां से आए थे जो ब्राह्मण थे, वो यहाँ से, इनका ओरिजिन यहाँ से हुआ है, ये स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना है एसडीएस का कि भाई यहाँ पर में तिब्बत में ओरिजिन हुआ था ब्राह्मण लोगों का या आर्यंस लोगों का जिन्होंने वेदों की रचना की है। तो भाई सबका अलग अलग है, भसड़ अपनी अपनी मर्जी से जो है जिसको जो लग रहा है वो बताते जा रहे हैं यहाँ पर में, ठीक है। तो अलग अलग जो हमारे महान व्यक्तित्व हुए हैं उन लोगों ने अलग अलग बताया है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसके बारे में एक दो चर्चा भी करना चाहूँगा आप लोगों से कि गीता रहस्य जो है ये पुस्तक भी इन्होंने ही लिखी है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, और आर्कटिक होम इन द वेदास भी। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ आप लोगों से फ्रेंड्स, तो इन्होंने दो अखबार निकाले हैं, केसरी और एंड मराठा। केसरी एंड मराठा नाम के दो अखबार इन्होंने निकाले। ये दोनों के दोनों अखबार कब निकाले थे, ये क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में, केसरी और मराठा, ठीक है। केसरी और मराठा, तो केसरी और मराठा ये अखबार उन्होंने निकाले थे फ्रेंड्स 1881 के अंदर में। सभी लोग लिखेंगे, मेरे को एक एक बच्चे का यहाँ पर मैं कमेंट में चाहिए, ठीक है। केसरी और मराठा नाम का जो अखबार है ये इन्होंने कब निकाला था और किसने निकाला था? ये लोकमान्य जो तिलक थे या बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने निकाला था। मैं आपको बता दूं, बीपीएससी के अंदर में क्वेश्चन आया आप लोगों का, जो है फ्रीडम इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये किसने कहा था? ठीक है, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, ये भी नारा जो है वो इन्होंने ही दिया था, ये याद रखना आप सभी लोगों ने, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसको लेकर रहूंगा। जब जल्दी से फ्रेंड्स सभी लोग यहाँ पर मैं 500 के करीब लोग देख रहे हैं, जल्दी जल्दी से सेशन को लाइक एंड शेयर भी करते रहेंगे, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1905 में रशियन पार्लियामेंट को किस नाम से जाना जाता था? ये क्वेश्चन आपका DSSS में पूछा गया है। ये क्वेश्चन आप लोगों का जो है फ्रेंड्स BS टेट के अंदर में भी पूछा गया है। कोई बच्चा है यहाँ पर जिसने पिछली वाली BS टेट दी थी, उसको पता होगा BS टेट में क्वेश्चन आया था, ठीक है। रूसी संसद को किस नाम से जाना जाता था? 9th स्टैंडर्ड के NCERT में भी दिया हुआ है, ये ड्यूमा कहते थे, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ठीक है, ड्यूमा, ठीक है, याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर इसका जो है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। DSSS भी TGT में पूछा गया आप लोगों का मेल शिफ्ट के अंदर में। इसके अलावा BS टेट में भी आया था, जी हाँ, यहाँ पर मैं बच्चे जिन लोगों ने दिया है वो लोग यहाँ पर मैं इसको कंफर्म भी कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए ये ड्यूमा जो है फ्रेंड्स, ये संसद है, जो रशिया की जो पार्लियामेंट है उसको ड्यूमा, जैसे हमारे देश की संसद को संसद कहते हैं हम लोग ना, वैसे ही फ्रेंड्स यहाँ पर में उसको ड्यूमा कहा जाता है। आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि 1905 में ड्यूमा बनी थी। पहली ड्यूमा या पहली जो संसद है रशिया की, वो 1905 में बनी थी, ये याद रखना है। नाउ फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आप लोग देखिए किसको, कौन सी देश की संसद को क्या कहते हैं? रशिया की संसद को ड्यूमा कहते हैं आप लोग, ये आप लोगों ने यहाँ देख लिया, ठीक है। उसके बाद में नेपाल की संसद को कहते हैं राष्ट्रीय पंचायत,
ठीक है, राष्ट्रीय पंचायत। मालदीव अभी बहुत ज्यादा न्यूज में है, मालदीव, ठीक है, इसकी संसद को कहते हैं मजलिस, मजलिस। ओके, अफगानिस्तान वाला क्वेश्चन आया था एग्जाम के अंदर में कि अफगानिस्तान की संसद को क्या कहते हैं, अफगानिस्तान की संसद को कहते हैं शोरा, ठीक है, शोरा, शोरा, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए की संसद को क्या कहते हैं, उसकी संसद को कहते हैं कांग्रेस। कांग्रेस का मतलब क्या होता है, कांग्रेस का मतलब होता है मीटिंग, एसोसिएशन, जमाव, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने। और यही कांग्रेस के नाम पर जो जिसका मतलब होता है मीटिंग या फिर एसोसिएशन, उसी के नाम पर फिर बाद में हमारे यहाँ पर में एक पार्टी बनी थी 1885 के अंदर में, एक पॉलिटिकल जो है यहाँ पर में रेजिस्टेंस अंग्रेजों के खिलाफ, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस नाम जो है वो वहीं से पड़ा हुआ है आप लोगों का, यहीं से लिया है। तो कांग्रेस याद रखना है, ये यूएसए की संसद को कहते हैं आप लोग, ठीक है। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद कहा जाता है, ठीक है, ओके। बांग्लादेश की संसद को जातीय संसद, अभी संसद के चुनाव होकर उठे हैं बांग्लादेश के अंदर में, इसलिए ये भी पूछ सकते हैं, ठीक है जी। झारखंड पीआरटी की तैयारी करा दीजिए सिराज अहमद जी, इसके अंदर में आपको काम आएगा। और बाकी जो आप लोगों की बाकी जो क्लासेस चल रही है ना, ठीक है, मैथ्स की क्लास चल रही है, रीजनिंग की क्लास चल रही है, उसको भी अच्छे से देखिए, वो भी काम आएंगी आपकी सारी इसमें। चलो नाउ फ्रेंड, DSSB NDMC PRT के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन, 1857 के विद्रोह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्लीज पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, यहां पर मैं नहीं पर ध्यान देना है आप सभी लोगों ने, कौन सा वाला सही नहीं है, नॉट करेक्ट। इसे स्वतंत्रता के दूसरे युद्ध के रूप में जाना जाता है। इसकी शुरुआत 13 मई 1857 को हुई थी। यह विद्रोह मेरठ में शुरू हुआ था। जल्दी से मैं देखना चाहूंगा कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी से इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कीजिए फ्रेंड्स। बिहार में एस्टेट में आता है आपका CDP, जो आपका एस्टेट होती है 9th 10th के लिए और 11th 12th के लिए, आपका जो जनरल आर्ट ऑफ टीचिंग जिसको कहते हैं, उसके अंदर में आता है। बाकी BPSC में नहीं आता है आपका। 52 इन SST, ऑल क्रेडिट गोज टू दानिश सर, थैंक्स। अतहर जी कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मुझे बहुत खुशी है कि यार जो मेहनत मैंने की है, जो मैंने आप लोगों के लिए 4-4 घंटे जो है फ्रेंड्स लगातार अलग अलग दिन जो है मैंने आप लोगों के लिए क्लासेस लिया है, वो आप लोगों को उसका फल जो है मिला है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं जो है फ्रेंड्स, पहली बात तो इसको सेकंड वॉर नहीं कहते, इसको कहते हो आप लोग फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है, ये याद रखेंगे आप सभी लोग। इसकी शुरुआत 13 मई को नहीं हुई थी, 10 मई को हुई थी, 10th मई को, 10th मई 1857 को हुई थी, ठीक है, 1857 को। और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मेरठ से। मेरठ में 10 मई 1857 को इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। तो ये वाला आपका सही है, ये दोनों गलत है। अब आप लोगों से पूछा क्या है, ये बताओ मेरे को, पूछा क्या है। उन्होंने पूछा है गलत कौन सा है, तो पहले दो गलत है ना, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। केवल 32% लोगों ने सही आंसर दिया है, ठीक है, केवल 32% लोगों ने। सब लोगों ने जो है फ्रेंड, बाकी जो बचे हुए 70% के करीब लोग हैं, उन लोगों ने जो है अलग अलग आंसर लगाए हैं। तो आप लोगों से गलत वाला पूछा है, ठीक है। तो पहला इसको जो है फ्रेंड्स फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा जाता है। किसने दिया था इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का नाम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, चलो कर ही लेते हैं, अब इतना खर्चा हो गया मालिक, तो ये भी कर ही लो, बता ही दो किसने कहा था। तो विनायक दामोदर सावरकर ने, ठीक है, सावरकर, उन्होंने इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की उपमा दी थी। इसके अलावा 10 मई को ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से, ठीक है, 13 मई को नहीं। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 2 आर करेक्ट। कितना सिंपल है। तो आप लोगों के फ्रेंड्स मल्टीपल क्वेश्चंस करेक्ट हो गए यहाँ पर। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो क्वेश्चन है ना कि फर्स्ट जो 1857 का विद्रोह कौन से तारीख को स्टार्ट हुआ था, ये TGT में पूछा गया था आप लोगों का, यूपी TGT की एग्जाम में। तो उसका आंसर जो है 13 नहीं 10 मई होना चाहिए था आपका, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अच्छा, जो 1857 का विद्रोह हुआ था उस समय में भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? कोई भी मेरे को जल्दी से यहाँ पर मैं आंसर करेंगे, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी से बताइए। देवराठी जी बिल्कुल ली थी, कल रात में क्लास हुई थी। और आज भी जो है मैं आपको बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि करंट अफेयर की क्लास हुई थी कल रात में, और बहुत ही बेहतरीन क्लास हुई, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोगों ने उसके अंदर में रिस्पांस अच्छे से किया था क्लास के अंदर में। आज भी क्लास है पेड क्लास में, तो जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने जो क्लास के अंदर में जुड़े हुए वो लोग आ सकते हैं, और जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं फ्रेंड्स अभी भी, वो आपका नंबर नीचे में चल रहा हूँ, उसके साथ में आप लोग जुड़ सकते हो, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इसको कहा जाता है। लॉर्ड कैनिंग उस समय में भारत के वायसराय थे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। यूपीएससी 2009 के अंदर में ये क्वेश्चन आया था फ्रेंड्स, प्रीलिम्स के अंदर में 2009 में। 1857 के समय में गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग, जो बाद में जाकर भारत के पहले वायसराय भी बने। तीनों गोलमेज सम्मेलनों में किसने भाग लिया था? 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन 2022 में। बताइए इसका आंसर क्या होगा आप लोगों का, ठीक है, जल्दी जल्दी से बताइए यहाँ पर में। जी हाँ बिल्कुल, ये बीपीएससी में भी काम आएगा आपका, रहमान जी जल्दी जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए 67वीं बीपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने, मदन मोहन मालवीय, BR आंबेडकर, महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो है केवल दूसरे वाले में गए थे फ्रेंड्स, मौलाना अबुल कलाम आजाद किसी में भी नहीं गए, मदन मोहन मालवीय भी सेकंड वाले के अंदर में। तो BR आंबेडकर इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है, BR आंबेडकर, डॉक्टर भीमराव आंबेडकर, ये गए थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में। अब कौन कौन से लोग थे जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में गए, इसकी भी मैं आपको बता देता हूँ।
पहले मैं आपको बताना चाहूंगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। गोलमेज सम्मेलन का मतलब होता है ऐसा राउंड टेबल में बैठो, चर्चा करेंगे, आओ, ठीक है, पंचायत टाइप की बिठा के, और चाचा क्या हाल चाल तुम्हारा, बस बेटा घुटनों में दर्द है, चाची परेशान कर रही, बस इतना ही, ठीक है। तो ऐसा चौखट बना के आप लोग गाँव में बैठ जाते हो ना, उस तरीके से समझ लीजिए यहाँ पर मैं सीरियस मुद्दे के ऊपर में चर्चा करने के लिए, भारत का पॉलिटिकल भविष्य क्या होगा, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के ऊपर में चर्चा करने में, ठीक है, उस पर निर्णय लेने के लिए ये बैठकें बुलाई गई थी। पहली गोलमेज सम्मेलन हुई 1930 में, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया, कांग्रेस गई नहीं। दूसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1931 में, कांग्रेस गई लेकिन रिजल्ट नहीं निकला। और तीसरा वाला गोलमेज सम्मेलन हुआ 1932 में, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं, ठीक है, कांग्रेस को बुलाया ही नहीं। तो कांग्रेस ने केवल और केवल सेकंड वाली में पार्टिसिपेट किया था, केवल सेकंड वाली में कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। देखिए फ्रेंड्स, यहां पर में ये लोग ऐसे हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ध्यान से देखिए यहां पर में डॉक्टर BR आंबेडकर और तेज बहादुर सप्रू, ये तो सबको पता ही है कि ये सबसे ज्यादा पूछते हैं कि कौन थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। लेकिन फ्रेंड्स MR जयकर, NM जोशी और CN मुदलियार, ये लोग भी थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, ठीक है। जल्दी से ये नाम आप लोग एक बार अपने मन में भी बोल सकते हो, चाहो तो लिख भी सकते हो यहां पर में, जल्दी जल्दी से। ओके, डॉक्टर BR आंबेडकर, तेज बहादुर सप्रू, MR जयकर, ठीक है, NM जोशी, CN मुदलियार। क्या इसके ऊपर में मैं आप लोगों से क्वेश्चन बनाकर पूछूं ताकि आप लोगों को सारे के सारे याद करवा दे, ताकि जब ये जो क्वेश्चन है आपका ऐसा वाला कोई क्वेश्चन आए इसके ऊपर में तो आप लोग सभी लोग अच्छे से कर ले, ठीक है। चलिए, तो हिमांशु जी एक बार जो है ना, आप एक बार कॉल करके जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में आप जो है जानकारी ले सकते हो, जो आपको कोर्स के बारे में जो भी जैसे पूछना है ना, तो नीचे में जो नंबर चल रहा है 7611101101 या 9697884444, उस पर आप जानकारी ले सकते हो, ठीक है। तो ये प्लीज इसको याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। हु अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स इज एसोसिएटेड विद द तिब्बत होम थ्योरी ऑफ आर्यंस। तिब्बत ग्रह से आए थे, तिब्बत से आए थे जो आर्यंस लोग हैं, ये थ्योरी किसने दी है? जो बच्चा स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहा है वो इसका आंसर कर देगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि बाल गंगाधर तिलक ने बोला कि आर्कटिक से आए हैं, आर्कटिक के इलाके से आए हैं, ठीक है, जो आर्यंस है। उसके बाद में स्वामी दयानंद सरस्वती जो है फ्रेंड्स, इन्होंने कहा था कि तिब्बत से आए हैं, ठीक है, तिब्बत का जो इलाका है चाइना में, ये वाला इलाका, यहां से आए हैं, ठीक है, आर्यंस लोग। तो आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 69% लोग जो है फ्रेंड्स उन्होंने सही आंसर दिया है, और ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है, कि अब आप लोगों को याद हो रहा है धीरे 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 धीरे। आर्कटिक वाला बाल गंगाधर तिलक, आर्कटिक होम ऑफ द वेदास करके उन्होंने जो एक बुक भी लिखी है। स्वामी दयानंद सरस्वती का मानना था कि तिब्बत से आए थे आर्यंस लोग, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखेंगे आप लोग। स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत होम थ्योरी दी थी। अब आप लोगों को थोड़ा सा बता देना चाहूंगा मैं यहाँ पर में, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है, तिब्बत वाली थ्योरी दी, बाल गंगाधर तिलक ने आर्यन वाली थ्योरी दी। RSS के एक लीडर थे गोलवलकर, ठीक है, उन्होंने जो है बोला कि बाल गंगाधर तिलक सही बोल रहे हैं। तो गोलवलकर जो थे, गुरुजी गोलवलकर, इन्होंने बाल गंगाधर तिलक जो है उनका जो है समर्थन किया। स्वामी विवेकानंद जी ने मानना था कि भाई आर्यंस जो है वो इंडिया से केम फ्रॉम इंडिया एंड दैट एंशिएंट इंडिया इंक्लूड अफगानिस्तान, तो इंडिया और अफगानिस्तान यही के थे करके स्वामी विवेकानंद जी का मानना था, ठीक है। और अरबिंदो घोष मानते थे कि भाई द्रविडियन लैंग्वेज से क्लोजली रिलेटेड है संस्कृत, इसी वजह से जो आर्यंस लोग हैं वो लोग भी दक्षिण भारत से आए थे। तो अरबिंदो जो है ना यहाँ पर में, उनका मानना था कि दक्षिण भारत से आए हैं करके। देखो अब सब लोग अपने अपने मर्जी से अलग अलग जगह से भिजवा रहे यहाँ पर में। नाउ फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में अगर हम लोग आगे बढ़े, यहाँ पर में कॉल नहीं लग रहा तो आप एक बार व्हाट्सएप मैसेज करके रख दीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर में टीम जो है जरूर आपसे कॉन्टेक्ट करेंगी, ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा हिंदी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं क्षेत्रीय भाषा के रूप में शामिल किया गया था? आपको पता है फ्रेंड्स, ठीक है, हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, हमारे भारत के संविधान के अनुसार आज 22 जो है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं। लेकिन आप लोग जानते हो ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल कोई बता सकता है? चलो मेरे को एक एजुकेटेड गैस लगा के बता दो कि कितनी थी ओरिजिनल, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं यहाँ पर में, ठीक है। ओरिजिनल कितनी थी? ओरिजिनल चलिए, तो फ्रेंड्स ओरिजिनल देखिए ये 15वीं नंबर की बनी, ऑब्वियस सी बात है फिर ओरिजिनल 14 होंगी। इतना इन्फरेंस निकालना तो हम लोगों को आना ही चाहिए ना, कि इन्फरेंस आप लोग जो है निकाल सके इसका, ठीक है। तो 14 जो है फ्रेंड्स ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, ठीक है। 14 जो है ओरिजिनल भाषा हुआ करती थी, जो कि अब बढ़कर 22 हो गई है। तो 15वें नंबर की जो भाषा थी, जो सबसे पहली जोड़ी गई अलग से, वो सिंधी भाषा थी, ओके, सिंधी भाषा आप लोगों की। और इसको जो है वो जोड़ा गया था 1967 में 21वें संविधान संशोधन के जरिए, ठीक है, 8वीं अनुसूची में इसको जोड़ा गया। तो ओरिजिनल कितनी भाषाएं थी? 14 थी 8वीं अनुसूची में।
फिर 15वें नंबर पे जोड़ा गया आप लोगों का 21वें संविधान संशोधन के जरिए सिंधी भाषा को, और बाद में फ्रेंड्स और भी भाषा आप लोगों की जोड़ी गई, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को 71वें संविधान संशोधन के जरिए जोड़ा गया था। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथली इनको जोड़ा गया 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए। नाउ बहुत इंपॉर्टेंट, मैथिली भाषा को कौन से संविधान संशोधन के जरिए संविधान में जोड़ा गया था? जितने भी बच्चे बिहार से वो लोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स हो सकता है कोंकणी वाला आप लोगों से पूछ ले, ये पूछा जाता है कोंकणी वाला भी कि कोंकणी को कब जोड़ा गया था? 1992 में जोड़ा गया था, ठीक है, 71वें संविधान संशोधन के जरिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स है आप लोगों के जो एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछे जाते हैं, तो प्लीज बी रेडी फॉर दीज क्वेश्चंस एज वेल, ठीक है। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स जितने भी लोग देख रहे हैं सेशन को लाइक जरूर कर देंगे, ताकि ऐसे ही मैं आप लोगों को जो है मोटिवेशन के साथ में और एनर्जी के साथ में आप लोगों को सभी को पढ़ा सकूं जल्दी जल्दी से आप लोगों का। ओके, देखिए सीटेट के जो एग्जाम से रिलेटेड अभी तक कोई भी सीटेट की तरफ से ऑफिशियल जो है खबर नहीं आई है। जैसे ही सीटेट की तरफ से ऑफिशियल खबर आएंगी सबसे पहले आप लोगों को टीचिंग परीक्षा के ऊपर में जो है देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, जो भी नोटिस आएगा। तो अभी तक भी उनके वेबसाइट के ऊपर में कोई नोटिस नहीं आया है, अगर आता है तो सबसे पहले आप लोगों को मिल जाएंगी खबर, ठीक है। तब तो आप लोग टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देंगे। आपातकालीन प्रावधान भारत के संविधान के किस भाग में निहित है? आपातकालीन प्रावधान, इमरजेंसी। इमरजेंसी प्रोविजन का मतलब होता है कि मान लो कोई दिक्कत आ जाए, कोई परेशानी हो जाए हमारे भारत के अंदर में, ठीक है, तो हम लोग उनसे निपट सके। उस समय काल के अंदर में हम लोगों को कुछ जो फंडामेंटल राइट्स है उनको भी दबाना पड़ता है। पहले देश को बचाना है, बाद में जो है अधिकार वगैरह तो देते रहेंगे बाद में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आपातकालीन स्थिति कब आ जाती है आपके जीवन में, ठीक है। वो कहते हैं ना कि लड़का जो है अभी क्या हो गया, चलो 18 साल का हो गया, या लड़की जो है मान लो लड़कियों की शादी की उम्र 18 साल की है, तो 18 साल हो गई भाई, आपातकालीन स्थिति आ गई अब यहाँ पर में, और घर वाले जो है जल्दी से आप लोगों का बिहार अचा देते है ना। तो आपातकालीन स्थिति मैंने इसको इसी तरीके से याद करा हुआ है, आप लोग भी ऐसे याद कर सकते हो। 18 साल हो गए भाई, 18 साल की उम्र के अंदर में आपातकालीन स्थिति जो है वो अक्सर आ जाती है जिंदगी के अंदर में, 18 साल, ठीक है। तो 18, तो 18 नंबर का जो पार्ट है, टोटल पार्ट्स कितने हैं? टोटल आज के समय में टोटल जो है फ्रेंड्स आपके 25 पार्ट्स है। ओरिजिनल जो है वो ओरिजिनली 22 हुआ करते थे, ठीक है, ओरिजिनली 22 थे, अभी 25 पार्ट है। 25 में से 18वें नंबर का जो पार्ट है आपका, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, आपातकाल से रिलेटेड है। आपातकाल, आपातकाल के अंदर में भी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा फ्रेंड्स कि यहाँ पर मैं आप लोग देख सकते हो कि भाग नंबर जो 18 है आप लोगों का, ठीक है, आपात उपबंध या इमरजेंसी प्रोविजंस उसमें दिए गए 352 से लेकर 360 तक के आर्टिकल्स आपके। आर्टिकल नंबर 352 के अंदर में नेशनल इमरजेंसी की बात की गई है, सभी लोग लिखेंगे। आर्टिकल नंबर 356 में राष्ट्रपति शासन जो राज्य में लगता है उसके बारे में बात दी गई है, ठीक है। और 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल। मैं आप लोगों के लिए जो है फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वीडियो बनाने वाला हूँ, जिसके अंदर मैं आप लोगों को फाइनेंस कमीशन से रिलेटेड कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ जो आप लोगों के 2024 के अंदर में जितने भी एग्जाम्स होंगी उनके अंदर में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे वो, ठीक है। क्योंकि अभी अभी कल ही कैबिनेट से एक मंजूरी मिली है फ्रेंड्स, ठीक है, करंट का क्वेश्चन है आप लोगों का, तो वो वीडियो जरूर देखना, चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, आप लोगों को बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। कल ही की खबर है, कैबिनेट से उसको मंजूरी मिल गई है, तो मैं आप लोगों को बता दूंगा यहाँ पर मैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 राष्ट्रपति शासन राज्य में जो लगता है, 360 वित्तीय आपातकाल। भारत में वित्तीय आपातकाल जो है फ्रेंड्स कितने बार लगा है? वित्तीय आपातकाल जब लगता है तब भारत, जब जीडीपी जो है वो आप लोगों की, आपके कर्ज जो है भारत के ऊपर में या देश के ऊपर में उससे भी कम हो जाए, ठीक है, कर्ज इतना ज़्यादा हो जाए। लेकिन आज तक जो है फ्रेंड्स ऊपर वाले की दया से हम लोगों के ऊपर में अभी तक ऐसी कोई नौबत नहीं आई कि 360 लगाना पड़े भारत के अंदर में कभी भी। जी हाँ, आरओ एआरओ के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ज्योति प्रभा जी ये क्वेश्चंस। नाउ फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में इनमें से किस सदस्य ने हिंदू महासभा के सदस्य रूप में भाग लिया था? टीजीटी सोशल साइंस का क्वेश्चन, ठीक है, फीमेल के अंदर में कौन थे जो हिंदू महासभा की तरफ से गए थे? आप मुझे एक बात बताओ, ठीक है, क्या डॉक्टर BR आम्बेडकर जा सकते हैं क्या हिंदू महासभा की तरफ से? आप लोग बताओ, ठीक है, डॉक्टर BR आम्बेडकर हिंदू महासभा की तरफ से जाएंगे क्या? भाई हिंदू महासभा से तो उनका 36 का आंकड़ा था, ठीक है, उनको लगता था कि हिंदू धर्म जो है वो दलितों के खिलाफ है, तो वो हिंदू महासभा की तरफ से तो नहीं जाएंगे, ऑब्वियस ही बात है। तो बी को एलिमिनेट कर दो आप, ठीक है, बी एलिमिनेट हो गया आप लोगों का, ठीक है। KT पॉल, संपूर्ण सिंह, CY चिंतामणि और TV सप्रू, ठीक है, और यहाँ पर मैं जयकर और BS मुंजे। तो आप लोगों को जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स आप लोगों को ऑप्शन नंबर A है। यहाँ पर मैं आप लोग देखिए पहली जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस कब हुई थी जल्दी बताओ? ये कब हुई थी आप लोगों की? ये हुई थी आप लोगों की 1930 में, 1930 में पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। उसमें हिंदू महासभा की तरफ से जो गए थे BS मुंजे और MR जयकर गए थे, ठीक है। डिप्रेस क्लासेस की तरफ से गए थे BR आम्बेडकर और रतन मलाई श्रीनिवासन, ठीक है। और सिखों की तरफ से गए थे सरदार उज्जवल सिंह। नाउ फ्रेंड्स एक चीज आप लोगों को याद रखना है
कि पहले राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस की तरफ से कौन गया होगा? कोई मेरे को बताइए, एजुकेटेड गैस लगा के बताइए कि कांग्रेस की तरफ से कौन गया था पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। कोई भी एजुकेटेड गैस लगाएंगे, सभी के सभी लोग बताइए मेरे को। अगर नहीं पता है तो भी आप लोग बताइए कि कौन हो सकता है जो कांग्रेस की तरफ से गया होगा पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में। जिसने लेक्चर ध्यान से सुना है वो इसका आंसर कर देगा यहाँ पर। मैं चेतना पांडे जी ऑलरेडी स्टार्ट है यूपी डेट की क्लासेस। बीएस मुंजे, एमआर जयकर जो है ये गए थे हिंदू महासभा की तरफ से। मुस्लिम लीग की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है, मोहम्मद शफी और आगा खान, ये 3 लोग गए थे मुस्लिम लीग की तरफ से। कांग्रेस की तरफ से कौन गया होगा? अरे कोई नहीं गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने इसका बहिष्कार किया था। कुछ ही बच्चे हैं जो यहाँ पर में, विनायक कुमार है यहाँ पर में, उसके बाद में यहाँ पर में वंदना सिंह है, और कुछ लोग हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं गया था। संगीता बोहरा है, दीपा यादव है जिन्होंने कहा है कि नहीं गए थे। भाई कोई नहीं गया था क्योंकि कांग्रेस ने बहिष्कार किया था। तो कांग्रेस की तरफ से कौन गया था? कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं गया कांग्रेस की तरफ से, कांग्रेस ने बहिष्कार किया था इसका, ठीक है। इस तरीके से आपको याद रखना है। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ले कौन गया था, नन ऑफ द अबव उसका आंसर हो जाए, ठीक है। तो कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, पहली वाली का बहिष्कार किया, दूसरी वाली में गांधी जी गए थे, और तीसरी वाली में बुलाया ही नहीं कांग्रेस को। द्रविड़ शैली के मंदिरों में प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। यूपी DSSB जूनियर जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट का पेपर था, मतलब DSSB के क्वेश्चन बैंक में, और ये आप लोगों को एज इट इज भी आप लोगों का जो है फ्रेंड बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर होते हैं जो दक्षिण भारत के अंदर में, पहली बात तो द्रविड़ शैली कौन सी है? दक्षिण भारत की, साउथ इंडिया की जो भवन बनाने की शैली है उसको कहते हैं आप लोग द्रविड़, ठीक है, साउथ इंडिया की। उसमें मंदिर प्रवेश जो होता है आप लोगों का उसको क्या कहते हैं? शिखर कहते हैं, गर्भगृह कहते हैं, गोपुरम कहते हैं। गर्भगृह किसको कहते हैं? जहां मंदिर, जहां देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है। अभी आप लोगों का गर्भगृह बहुत ज्यादा न्यूज में था, आपको पता है, ठीक है, कल ही गर्भगृह बहुत ज्यादा न्यूज में था। गर्भगृह तो गर्भगृह जहां देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, जहां मूर्ति को रखते हो आप लोग या छवि को रखते हो, ठीक है। शिखर जो होता है वो ये होता है आपको ऊपर में, ठीक है, जो ऊपर में रखा हुआ होता है, ऊपर में, गर्भगृह के जस्ट ऊपर में, उसको शिखर कहते हैं। वेदिका जो होती है फ्रेंड्स आप लोगों के ऐसे जो राउंड राउंड जो आपकी जो प्रदक्षिणा पथ होता है उसके अराउंड में जो लगी हुई होती है उसको वेदिका कहते हैं। जैसे मान लो आप गोल गोल घूम रहे हो तो आप ऐसे टपाक करके गिर ना जाओ, तो वो थोड़ा सा नहीं ऊपर उठा हुआ होता है, आपके छत पे आपने देखा होगा वेदिकाएं लगी हुई होती है, वैसी वाली गोपुरम कहा जाता है। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने फ्रेंड्स, ठीक है। तो दक्षिण भारत के अंदर में द्रविड़ स्टाइल के मंदिरों में जो प्रवेश द्वार होता है, पहले आप गोपुरम से एंटर करते हो, फिर आप जाते हो मंडप में। मंडप, राम मंदिर के अंदर में जो है फ्रेंड्स 5 मंडप बनाए गए हैं, 3 ऐसे खड़े में है सीधे में, 1 2 3, और 2 ऐसे साइड में है, तो 5 मंडप है। मंडप का मतलब होता है जहां पर में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, बैठ सकते हैं, ठीक है। और जो है गर्भगृह वो होता है आप लोगों का जहां पर में मुख्य देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता है, और जस्ट उसके ऊपर में जो होता है उसको कहते हैं शिखर। ये जो सबसे ऊपर में होता है शिखर, इसको शिखर कहा जाता है। मैं आपको बता दूं राम मंदिर का भी शिखर जो है आप लोगों का वो बनने का बचा हुआ है, शिखर जो है उसको वो कंप्लीट होने का बचा हुआ है, ठीक है, बाकी नीचे का काम कंप्लीट हुआ हुआ है। तो इस तरीके से जो है फ्रेंड्स अभी करंट में है, न्यूज में है, और ये सब आ रहा है एग्जाम आपके न्यूज में, तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले। स्टार्टिंग का जो गेट होता है उसको गोपुरम कहते हैं, जहां पर में लोग इकट्ठा हो सकते हैं, जो भवन होता है उसको मंडप कहा जाता है, ठीक है। और जहां पर में मुख्य देवी देवता की मूर्ति रखी जाती है उसको गर्भगृह कहते हैं, ठीक है। और गर्भगृह के जस्ट ऊपर में जो होता है आप लोगों को सबसे ऊपर में उसको कहते हैं शिखर, ठीक है, शिखर। नाउ फ्रेंड्स निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा शहर 3 भागों में विभाजित था? 3 भागों में। देखिए फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतने सारे एग्जाम्स में आ चुका है कि मैं आपको क्या ही बताऊं, ठीक है। ये आपका यूपी के चाहे आप लोग आरओ ले लीजिए, चाहे आप लोग जो है फ्रेंड्स जूनियर की एग्जाम ले लीजिए, चाहे आप लोग जो है पीसीएस की एग्जाम्स ले लीजिए, इसमें सभी में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा शहर है जो 3 भागों में विभाजित था। तो वो है धोलावीरा। धोलावीरा तीन पार्ट में उसको डिवाइड किया गया था। धोलावीरा को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल किया गया है, इतना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर में वाटर कंजर्वेशन की पद्धति अपनाते थे ये लोग। मतलब आप समझ लीजिए आज से 4500 साल पहले पानी जब आता था बारिश का तो उसको जमा करके रखते थे, और जब धूपकाले का समय होता था, धूप का समय होता था, गर्मी का मौसम होता था, उस समय में वो पानी को यूज करते थे। कितने एडवांस थे धोलावीरा के लोग। ये हड़प्पा जो है या सिंधु घाटी सभ्यता का जो शहर है धोलावीरा, ये आपको कौन से स्टेट में मिलेगा ये भी क्वेश्चन बन सकता है। कौन से स्टेट में है, जल्दी से आंसर करेंगे सभी लोग, कौन से स्टेट में है ये आप लोगों को मिलेगा फ्रेंड्स, ठीक है, गुजरात में, ठीक है, गुजरात। अच्छा ये किस चीज के लिए और फेमस था? ये आप लोगों का वाटर कंजर्वेशन के लिए, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण के लिए, कंजर्वेशन के लिए जो है फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा फेमस था, ये याद रखना, जल संरक्षण के लिए धोलावीरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं आप लोगों से। लाइक एंड शेयर करते रहेंगे फ्रेंड जितने भी लोग देख रहे हैं, ताकि ऐसे ही एनर्जी के साथ में मैं आपको और भी बहुत सारे क्वेश्चंस करवा सकूं। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने दरबार में सिजदा, साष्टांग प्रणाम और पाइबोस, राजा के पैरों को चूमने की प्रथा स्टार्ट की थी? इंपॉर्टेंट मार्क करो आप इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस क्वेश्चन की मदद से मैं आप लोगों को बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताने वाला हूं जो आपके एग्जाम में काम आएंगी,
ठीक है। तो भाई सजदा मतलब ऐसे जाके जो है ना सर झुकाने का, और पाइबोस का मतलब होता है जैसे हाथ को चूमा इसको बोसा बोलते हैं, तो पैरों को चूमना जो होता है उसको पाइबोस कहा जाता है। तो ये जो है फ्रेंड्स आप लोगों ने याद रखना है, गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। अब मैं आपको 2-3 चीजें बताता हूँ गयासुद्दीन बलबन के बारे में। जो नवरोज है, भारत में नवरोज मनाने की स्थापना किसने की थी? नवरोज जो है आपका, इसको मनाने की शुरुआत किसने की थी? तो ये जो है फ्रेंड्स ये याद रखेंगे आप लोग, गयासुद्दीन बलबन ने की थी भारत में नवरोज मनाने की प्रथा शुरू। बलबन जो है फ्रेंड्स ये आपको याद रखना है, ये कौन सी नीति में मानता था? रक्त और लौह की नीति में मानता था, ठीक है, लौह और रक्त की, आयरन एंड ब्लड, ठीक है, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख देता हूं, आयरन एंड ब्लड की नीति में मानता था ये, ठीक है, लौह और रक्त की नीति, मतलब युद्ध करो, लौह और रक्त की नीति में कौन मानता था? ये क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों का। तो बलबन मानता था, और उसके बाद में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने भी इसी नीति को फॉलो किया बाद में जाकर। तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आप लोग याद रखोगे। भारत के अंदर में नवरोज मनाने की प्रथा बलबन ने स्टार्ट की थी, ठीक है। सिजदा और पाइबोस की प्रथा ये नॉन इस्लामिक परंपराएं है, इस्लाम के अंदर में इसको जो है मना किया गया है कि भगवान के अलावा किसी के भी सामने ये करना है आपने, ठीक है, लेकिन फिर भी ये प्रथा को बलबन ने शुरू करवाया था अपने दरबार के अंदर में। और आयरन एंड ब्लड, लौह और रक्त की नीति के अंदर में मानता था ये। लौह और रक्त की नीति को किसने, बलबन की लौह और रक्त की नीति को किसने फॉलो किया बाद में, ये क्वेश्चन बनता है। तो बलबन की लौह और रक्त की नीति को बाद में अलाउद्दीन खिलजी ने फॉलो किया, ये याद रखेंगे आप सभी लोग बाद में जाकर, ठीक है। चलिए आप लोगों को बताना है, हु अमंग द फॉलोइंग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। DSSB TGT सोशल स्टडीज फीमेल जनरल सेक्शन के अंदर में पूछा गया, जनरल सेक्शन जो आपका 20 नंबर का आता है उसके अंदर में, ठीक है। और यहां पर मैं बोला गया है कि किसने नहीं लिया, रियासतों के प्रतिनिधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है। तो आप लोगों को पता है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है बिल्कुल इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था, लेकिन क्या रियासतों के जो प्रतिनिधि है उनको भी नहीं बुलाया गया था? अगर मैं आप लोगों से बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, ठीक है, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में, तो रियासतों के जो प्रतिनिधि है, ओके, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, अलग अलग रियासतों को भी बुलाया गया था। जो रियासत मतलब जैसे जम्मू कश्मीर रियासत थी, हैदराबाद की रियासत थी, जूनागढ़ की रियासत थी, ठीक है, जोधपुर, जयपुर, ठीक है, ऐसी रियासतें, जो बड़ी बड़ी रियासतें थी, जो राजे रजवाड़े थे जहां पर, उनके प्रतिनिधियों को बुलाया गया था वहां पर में। सिंपल सी बात है, कांग्रेस ने बहिष्कार किया था, पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो ओनली 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, ओनली 2 रियासतों के प्रतिनिधि वहां गए थे। भारत में 565 रियासतें थी। कितनी रियासतें थी भारत में उस समय में, आजादी के पहले? 565 रियासतें, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, छोटी बड़ी मिलाकर 565 रियासतें भारत में। और उनके मतलब कई बार ऐसा था कि छोटी छोटी रियासतें हैं तो उनका ग्रुप बना दिया जाता था, बोलता था कि इनमें से अपना चुनकर आप लोग मिलाकर भेज दो किसी एक को, ठीक है। तो ओनली 2, इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था, नहीं पूछा है ना, इसी वजह से 2 होगा आंसर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? नाउ फ्रेंड देखिए ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का मैं आपको बता दूं कि सीटेट के अंदर में भी अभी पूछा गया हाल फिलहाल के अंदर में, और ये करवाया मैंने आप लोगों को, ठीक है, बार बार। तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, HSRA बोला जाता है इसको। इसी के सदस्य थे जिन्होंने साउंडर्स की हत्या की थी। साउंडर्स की हत्या क्यों की थी उन्होंने? कोई बता सकता है? कोई एक पर्सन जिसको पता है जल्दी से बता दो कि साउंडर्स की हत्या HSRA के सदस्यों ने क्यों की थी? साउंडर्स नाम के एक अधिकारी की हत्या, पुलिस अधिकारी की हत्या, ठीक है। तो यहाँ पर में जो है फ्रेंड भगत सिंह और उनके जो साथी थे उन्होंने इसकी स्थापना की थी, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना। HSRA की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 1928 में। कौन से राज्य में हुई थी, कौन से जगह पे? दिल्ली के अंदर में हुई थी। फिरोज शाह कोटला जो नाम की जगह है, फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, ठीक है, फिरोज शाह कोटला नाम की जो जगह है ना दिल्ली में, वहां पर में हुई थी इसकी स्थापना, HSRA की स्थापना। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 600 प्लस लाइक्स हो चुके हैं फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। और ऐसे ही जब आप लोगों के जो है रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना, तो वही मुझे मोटिवेट करे। तो ये पूरा सेशन आप लोगों का इन पूरे 600 लोगों को समर्पित, जिन लोगों ने अपना अपना योगदान यहाँ पर में दिया हुआ है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। तो भगत सिंह और उनके साथियों ने जो है फ्रेंड्स HSRA की स्थापना की। साउंडर्स की हत्या इसलिए की थी क्योंकि लाला लाजपत राय के ऊपर में लाहौर में लाठीचार्ज किया गया था। तो लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए HSRA के सदस्यों ने साउंडर्स को मार दिया था। लाला लाजपत राय के ऊपर में जो लाठीचार्ज किया गया था, जिसके वजह से उनकी मौत हो गई थी, उस वजह से, ठीक है। तो कौन सा क्रांतिकारी नेता थे जिनकी साइमन कमीशन का विरोध करते करते लाहौर में लाठीचार्ज उन पर किया गया, जिस वजह से उनकी मौत हो गई? ये क्वेश्चन यूपी के सुपर टेट में आया था कि नहीं आया था? कितने लोगों को याद है? सुपर टेट में आया था ये क्वेश्चन कि कौन से वाले नेता थे जिनकी जो साइमन कमीशन आया था भारत के अंदर में, उसका विरोध करते करते लाठीचार्ज हुआ उन पे लाहौर में, जिसके बाद उनकी मृत्यु हो गई थी, ठीक है जी। चलिए, तो आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। 1928 में नई दिल्ली में जो फिरोज शाह कोटला नाम की जगह, वहां पर में इसकी स्थापना हुई थी। चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह वगैरह जो है इसके संस्थापक थे। दांती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था, किस वंश से संबंधित है? एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका, बताइए।
दांती दुर्ग जो है वो कौन से वाले वंश का संस्थापक है? और मैं आपको बता दूं, जिस वंश का ये संस्थापक है उसी का सेकंड नंबर का जो राजा था उसने कृष्ण जो है कैलाश टेम्पल बनाया था एलोरा में। कल रात में, कल बताया था ना, कल वाले सेशन में, पिछले लेक्चर में मैंने आप लोगों को, कि कैलाश टेम्पल जो महाराष्ट्र के एलोरा में स्थित है, तो कृष्णा वन ने बनाया था उसको। तो कृष्णा वन जो वंश का राजा था, राष्ट्रकूट वंश का राजा, उसके संस्थापक है दांती दुर्ग। तो दांती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश के संस्थापक है, ये याद रखेंगे। उसने हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया था। ये क्या होता है हिरण्यगर्भ अनुष्ठान? मान लीजिए कि एक राजा है, वो पहले जन्म से क्षत्रिय नहीं है, तो वो एक यज्ञ करेगा। यज्ञ करने के बाद में ऐसा माना जाएगा कि उसका पुनर्जन्म हो गया है, ठीक है, नया जन्म हुआ है, और अब वो क्षत्रिय बन गया है। तो क्षत्रिय बनने की निंजा टेक्निक हिरण्यगर्भ अनुष्ठान, ठीक है। अगर कोई जन्म से क्षत्रिय नहीं है और वो क्षत्रिय बनना चाहता है तो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान कर ले, वो क्षत्रिय बन जाएगा। तो क्षत्रिय बनने के लिए दांती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ अनुष्ठान किया था और राष्ट्रकूट साम्राज्य की स्थापना की थी। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। चलिए, दांती दुर्ग राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक। निम्नलिखित में से कौन पल्लवों की राजधानी थी? पल्लवों की राजधानी, पल्लव राजवंश। देखिए फ्रेंड्स, दक्षिण भारत के अंदर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राजवंश हुआ ये यहाँ पर में, जो आपका आज का आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु वाला जो इलाका है, स्पेशली आंध्र प्रदेश का जो इलाका आप लोगों का, यहाँ पर में पल्लव लोगों का शासन था। और पल्लव लोगों की राजधानी थी कांचीपुरम, कांची, यहाँ पर में कांचीपुरम। ये याद रखेंगे आप सभी लोग, ओके। पल्लवों की राजधानी थी कांचीपुरम, ओके। चलो, याद रखना आप सभी लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। कांचीपुरम जो है फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि यहाँ पर में आप लोगों को जो कैलाश नाथर टेम्पल मिलेगा। देखो, अब मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर आप लोग एग्जाम क्लियर करना चाहते हो तो ये पॉइंट को बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, ठीक है। एक मैंने आपको बताया कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल, कैलाश टेम्पल, और एक मैंने आपको बताया यहां पर में कैलाश नाथर टेम्पल, ठीक है। कैलाश, कैलाश नाथ या कैलाश नाथर भी बोला जाता है उसको, टेम्पल। ये दोनों में फर्क क्या है? ये कैलाश टेम्पल जो है आप लोगों को मिलेगा ऐहोल के अंदर में, ठीक है, ऐहोल, आप लोग एलोरा के अंदर में, सॉरी, ठीक है, एलोरा के अंदर में, एलोरा में मिलेगा आप लोगों को, महाराष्ट्र में, एलोरा महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है। और इसको बनाया था कृष्णा वन ने, कृष्णा वन, जो कि कौन से वंश का शासक था आप लोग बताएंगे। ये कैलाश नाथ जो टेम्पल है, ये आप लोगों को सुपर टेट में आया था क्वेश्चन, कैलाश नाथ टेम्पल। ये जो है फ्रेंड्स आपको कांची में मिलेगा, कांचीपुरम, कांचीपुरम में, कांचीपुरम में इसको बनाया था फ्रेंड्स आप लोगों का। ये कांचीपुरम आपका आज जो है फ्रेंड्स आपको दक्षिण भारत के अंदर में मिल जाएगा, कांचीपुरम था आंध्र प्रदेश में। और ये जो है आपका पल्लव शासनकाल के समय में बना था, पल्लव के समय में। इसको बनाया था नरसिंह वर्मन दो ने, नरसिंह वर्मन दो। ये क्वेश्चन आया था सुपर टेट के अंदर में, सुपर टेट में, कि भाई कैलाश नाथ टेम्पल जो कांचीपुरम में है, पल्लवों के कौन से राजा ने बनाया था? तो नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था। सभी लोग लिखेंगे नरसिंह वर्मन दो ने बनाया था इसको, नरसिंह वर्मन दो। सभी लोग लिख दीजिए जल्दी जल्दी से, नरसिंह वर्मन दो, नरसिंह वर्मन दो, ठीक है। कैलाश नाथ टेम्पल कांचीपुरम के अंदर में, ठीक है। अगर आप लोग बोलोगे तो मैं बहुत सारी चीजें आपको ये भी बता सकता हूँ। इसको जो है राजसिम्हा के नाम से भी जाना जाता था, नरसिंह वर्मन दो को राजसिम्हा के नाम से। एक मूवी भी बनी थी ये नरसिंह वर्मन दो के ऊपर में, राजसिम्हा, ठीक है, नाम से, साउथ इंडिया में। चलिए, यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना किसने की थी? DSSB PGT का जो जनरल सेक्शन था उसके अंदर में पूछा गया, और बहुत ज्यादा फेमस क्वेश्चन है ये। यंग बंगाल आंदोलन, बंगाल के अंदर में जो है फ्रेंड्स, इसकी स्थापना की थी हेनरी विवियन डेरोजियो ने, हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन कलकत्ता बंगाल के अंदर में, ताकि जो है बंगाल के अंदर में जो रूढ़िवादी धारणा है, पुरानी धारणा है, जो अंधविश्वास है, उनको उखाड़ फेंका जाए। तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने अपने स्टूडेंट्स के साथ में मिलकर इस आंदोलन को चलाया था, हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है आपका, इसको याद रखेंगे हर कोई बच्चा, ठीक है। चलिए, तो आप लोगों के लिए फ्रेंड्स ये पूरी की पूरी लिस्ट है। ये लिस्ट आप लोगों को जो है आपको पता ही है फ्रेंड्स की ऐप के ऊपर में आपको PDF मिल जाती है, उसके अंदर में भी आपको मिल जाएंगी। साथ ही साथ मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ के इस को जो है टेलीग्राम के ऊपर में भी डाल दिया जाए, इस पूरी की पूरी लिस्ट को, ठीक है। एक बार इंग्लिश और हिंदी दोनों में डाल दिया जाए चाहे, ओके। आप लोग दानिश शेख जो टेलीग्राम ग्रुप है, DANISHSHEIKH, इस पर जुड़ सकते हैं। और टीचिंग परीक्षा जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर भी, वहां पर में भी आपको इन्फोग्राफिक्स मिल जाएगा। और अब से जो है फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप लोगों को मिलने वाले हैं, ठीक है। दानिश शेख टेलीग्राम ग्रुप और टीचिंग परीक्षा दोनों टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग जुड़ सकते हो। तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों का यंग बंगाल आंदोलन, इसकी स्थापना हेनरी लुई विवियन डेरोजियो ने की थी। मैं टीम से एक और रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, ठीक है, अगर ये पॉसिबल हो तो इस इमेज को डालने के बाद में, ठीक है, बच्चों को
जो है 5 मिनट का समय दिया जाए और इस पर आधारित जो है 5 क्वेश्चन करवा दिए जाए। कितने लोग चाहते हैं यहाँ पर में ऐसा कर लिया जाए? मैं टीम आपके लिए मेहनत करने के लिए रेडी है। सभी लोग जल्दी जल्दी से बता देंगे कितने लोग चाहते हैं कि टेलीग्राम के ऊपर में कर दिया जाए इस तरीके से। आपका जैसे ही डाले उसके बाद में जो है 5 क्वेश्चन आप लोगों को वहाँ प्रोवाइड भी कर दे। ठीक है, ऐप पर भी कर सकते हैं इस तरीके की चीज़ आप लोगों के लिए। जितने लोग चाहते हैं बता देंगे आप लोग। ओके, तो टीचिंग परीक्षा की टीम आप लोगों के लिए डेडिकेटेड है और आप लोग अगर चाहोगे तो आप लोगों के लिए किया जा सकता है। ये डाल देंगे 5 मिनट बाद इसके ऊपर में पूरा का पूरा इसमें से जो है 5 क्वेश्चन कोई भी बना के आपके लिए। ठीक है, कॉल रिसीव करे बोलिए। देखिए बिट्टू सिंह जी, बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं इस इवन जो सीटेट है उसके बाद में, उसकी सफलता के बाद में इतने सारे बच्चों के कॉल्स आ रहे हैं, इस वजह से कॉल्स जो है वो बिजी आ रहे होंगे आपके। आप व्हाट्सएप कर दीजिए, जो नंबर चल रहा है ना उसके ऊपर में आप व्हाट्सएप कर दीजिए, टीम आपको बिल्कुल रिप्लाई करेंगी। सारे के सारे जो व्हाट्सएप मैसेजेस है उसका भी वो कर रहे हैं टीम। बहुत ज़्यादा हैवी जो है वो एक प्रेशर आया हुआ है, ठीक है, टीम पर, क्योंकि काफ़ी सारे बच्चों का प्यार मिल रहा है फ्रेंड्स, और ऐसे ही आप लोगों का प्यार मिलता रहे। दिल्ली पहली बार ब्लैंक राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी थी। ये क्वेश्चन सीटेट में भी आया हुआ है और देख सकते हो इलाहाबाद जो हाईकोर्ट है उसके आरओ के पेपर में भी आया क्वेश्चन। मैं आपसे कह रहा हूँ आरओ के क्वेश्चन के अंदर में आप लोगों का जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग देखिए, दिल्ली पहली बार कौन से राजपूतों के समय में? तोमर राजपूतों के समय में राजधानी बनी थी। ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। तो तोमर राजपूत थे, उनके समय में दिल्ली राजधानी बनी। फिर बाद में चौहान लोग जो थे, चौहान, ठीक है, उनके समय में राजधानी बनी। और फिर दिल्ली सल्तनत के जो 5 राजवंश थे उनके समय में, ठीक है, दिल्ली राजधानी रही। तो तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी, ये याद रखना था आप लोगों ने। ठीक है, आरओ में पूछा गया क्वेश्चन। नाउ फ्रेंड्स, रिवीजन के लिए तैयार है आप सभी लोग? रिवीजन के लिए, और एकदम जो है फास्ट आप लोगों ने आंसर करने। और हर एक बच्चा, जो बच्चा बाद में देख रहा है वो भी क्वेश्चन का आंसर कमेंट में करता रहेगा, क्योंकि जब आप कमेंट में आंसर्स करते हो ना फ्रेंड्स, तभी आप लोगों को चीज़ें याद रहती है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखोगे, आप सभी के सभी लोग जल्दी जल्दी से। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट मैच्ड करेक्टली? कौन सा वाला जो है सही तरीके से मैच नहीं है? खिलजी डायनेस्टी की स्थापना गाजी मलिक ने की थी, सैयद की खिजर खान ने, लोधी की बहलुल लोधी ने, ठीक है, और तुगलक की गयासुद्दीन तुगलक ने। देखिए फ्रेंड्स, ये जो गाजी मलिक है ना नाम, ये और गयासुद्दीन तुगलक एक ही व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति है। और इन्होंने तुगलक वंश की स्थापना की थी, ना कि खिलजी वंश की। खिलजी वंश की स्थापना की है जलालुद्दीन खिलजी ने, जलालुद्दीन, ठीक है, जलालुद्दीन, ठीक है, खिलजी, इसने स्थापना की है इसकी, ना कि गाजी मलिक ने। गाजी मलिक किसका नाम था? गयासुद्दीन तुगलक का, जिसने तुगलक वंश की स्थापना की। जो बच्चा एकदम स्टार्टिंग से जुड़ा था, एकदम पहला क्वेश्चन ही मैंने करवाया था आप लोगों को, तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। जो बच्चा जुड़ा होगा उसको ये क्वेश्चन जम गया होगा अच्छे से। ठीक है, चलिए, तो गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक का ही नाम है, तुगलक वंश की स्थापना की। सैयद वंश की स्थापना खिजर खान ने की, और लोधी वंश की स्थापना बहलोल खान लोधी ने की थी। ठीक है, चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि सही नहीं है वो पूछा था आपसे। नो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं आप लोगों से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, आप लोगों को सही जो है वो क्रम लगाना है। और ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर में भी बताया हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा वाला सही क्रम है? देखिए, सबसे पहले जो है ना फ्रेंड्स, अगर मैं आप लोगों से बात करूँ, ये सारे के सारे मगध के इलाके के अंदर में जो है ना, इनमें से मैक्सिमम, जैसे नंद जो है वो मगध के इलाके में था। तो आप लोगों का नंद वंश हुआ, नंद वंश का खात्मा करके, ठीक है, मौर्य वंश आया था, मौर्य वंश का खात्मा करके आया था शुंग वंश, शुंग, ठीक है, शुंग वंश। ये आप लोगों का एक जोड़ी बन गई। तो नंद मौर्य और शुंग कहीं पे दिया है कि नंद मौर्य और शुंग, नंद मौर्य और शुंग यहाँ पर में दिया हुआ है, आप लोगों का आंसर हो गया। ठीक है, नंद मौर्य और शुंग आप लोगों का जो है फ्रेंड्स। इसके अलावा एक और जो है यहाँ पर में सही तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, तो नंद मौर्य और शुंग जो है वो तो आप लोगों का हो गया, लेकिन एक और लगा हुआ है नंद मौर्य और कुषाण। ये भी आप लोगों का जो है कालक्रम के अनुसार, पहले नंद आए फिर मौर्य और उसके बाद में कुषाण आए थे। कुषाण आए थे उत्तर भारत में, वो बात है आप लोगों की। ठीक है, उत्तर भारत के अंदर में, ठीक है, कश्मीर का इलाका और जो उसके भी और ऊपर के अंदर में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान तक का जो इलाका है वो। लेकिन यहाँ पर में अगर हम लोग बात करें कि एक ही इलाके की, तो नंद मौर्य और शुंग जो है आप लोगों का आंसर हो जाएगा, नंद मौर्य और शुंग। शुंग के बाद में आए थे कणव। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स, आपको बताना है ब्लैंक और ब्लैंक संघ सूची और राज्य सूची में शामिल है। जैसे कि सेंसस, ये आपको पता है पक्का कि यूनियन में शामिल है, यूनियन लिस्ट में, केंद्र सूची में, बट एजुकेशन कॉन्करेंट में है, कॉन्करेंट जो आप लोगों की समवर्ती सूची है, तो ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि राज्य सूची बोला है। कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर, बैंकिंग एंड कॉर्पोरेशन टैक्स, अभी स्टार्टिंग में आपको बताया मैंने, याद आ रहा है आप लोगों को? कॉर्पोरेशन टैक्स किसका है? कॉर्पोरेशन टैक्स यूनियन का है, तो सेकंड वाला यूनियन हो ही नहीं सकता ये वाला। बैंकिंग और यूनियन दोनों संघ सूची के अंदर में, ये भी यूनियन के अंदर में है। ठीक है, फॉरेस्ट आपका कॉन्करेंट में आता है, कॉन्करेंट में, कॉन्करेंट के अंदर में आता है। इंश्योरेंस आप लोगों का यूनियन में आता है, तो ये भी आपका नहीं हो सकता आंसर। तो आंसर आपका कम्युनिकेशन एंड एग्रीकल्चर हो जाएगा। देखो, जो आपका संचार है, कम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन, इवन पोस्ट वगैरह भी है, जो पोस्टल सिस्टम है हमारे भारत का, वो सबका सब आपका केंद्र सूची में आता है।
और जो एग्रीकल्चर है वो आता है राज्य सूची का भाग है एग्रीकल्चर, ठीक है। कृषि राज्य सूची का भाग है, राज्य सरकार उस पर कानून बना सकती है। हाँ, केंद्र सरकार चाहे तो कानून बना सकती है, उसको रोक नहीं है, ठीक है, बट उसको आधे से ज्यादा राज्यों से उसको पारित करवाना पड़ता है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन जो है फ्रेंड्स, ये याद रखेंगे आप सभी लोग, कम्युनिकेशन आपका केंद्र सरकार का पार्ट है और एग्रीकल्चर राज्य सूची का पार्ट है एक्चुअल में, ये याद रखेंगे। एजुकेशन और फॉरेस्ट किसका पार्ट है, आप लोग जल्दी से बताओ मेरे को यहाँ पर में, ठीक है, जल्दी बताओ आप लोग। एजुकेशन और फॉरेस्ट किसका भाग है? पहले ये राज्य सूची का हुआ करता था एजुकेशन और फॉरेस्ट, लेकिन अब इसको कॉन्करेंट सूची में डाल दिया गया, समवर्ती सूची में, जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों बना सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं बोला है कि क्रमशः, मतलब पहले संघ सूची वाला आना चाहिए और बाद में राज्य सूची वाला आना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। पहले संघ सूची फिर राज्य सूची आप लोगों का, क्योंकि क्रमशः रिस्पेक्टिवली ये शब्द का इस्तेमाल किया गया। ऐसा नहीं बोल रहा कि दोनों बना सकते, ये बोल रहा है कि पहला वाला यूनियन लिस्ट में और सेकंड वाला स्टेट लिस्ट में आना चाहिए वो, ठीक है। चलिए, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आपका, ये याद रखेंगे। भारत में सिपाही विद्रोह कहां से शुरू हुआ? सिपाही म्यूटिनी जो है फ्रेंड्स, ये किसको कहा जाता है? ये 1857 का जो विद्रोह है आप लोगों का, उसी को कहा जाता है। 1857 का जो विद्रोह है, ठीक है, उसी को आप लोग सिपाही म्यूटिनी के नाम से भी जानते हो, ठीक है, सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हो 1857 के विद्रोह को। तो ये स्टार्ट हुआ था मेरठ से। तारीख बता सकते हो आप लोग? डेट जो है आप लोग टाइप करोगे, देखते कितने लोगों को याद है, स्टार्टिंग में बताया, इसीलिए बोलता हूँ कि स्टार्टिंग से लेक्चर देखो आप सभी लोग, जितने भी लोग हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स, आप लोगों का यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि रीजनिंग की जो क्लास है फ्रेंड्स, रोज जो है सुबह 10 बजे आप लोगों की जो है क्लास होने वाली है रीजनिंग की। तो इसके लिए भी आप लोग सभी लोग तैयार रहिए, आप लोग सभी के सभी लोग जितने भी है, ताकि जो है काजल मैम के साथ में आप लोग रीजनिंग की तैयारी अच्छे से कर सके। और रोज रात में, ठीक है, रात में 9 बजे, ठीक है, मैथ्स और रीजनिंग की क्लास आपको दीपक सर लेने वाले हैं। तो उसके लिए भी आप सभी को तैयार रहना है सभी लोगों ने, ताकि आपके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हो सारे के सारे आप लोग पहले से प्रिपेयर्ड रहे। अभी निम्नलिखित में से किस स्थापत्य शैली में एक प्रवेश द्वार था जिसे गोपुरम कहा जाता था? ठीक है, एसएससी एमटीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। कौन सी वाली स्थापत्य शैली के अंदर में गोपुरम नाम का एक प्रवेश द्वार हुआ करता था? गोपुरम जो है फ्रेंड्स, ये होता है आप लोगों का द्रविडियन शैली के अंदर में, दक्षिण भारत की जो शैली है उसके अंदर में। ये याद रखना है आप सभी लोगों ने, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर में आप लोगों से पूछते हैं, सभी लोग इसको याद रखेंगे। आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नाउ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए आप लोग, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये भी आप लोगों का, स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट। थोड़ा सा अपना जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मैं हल्का सा, अगर आप लोगों ने एजुकेटेड गैस लगाया आप लोगों का, तो आप लोग अच्छे से कर पाएंगे इसको। जल्दी बताइए आप सभी लोग। देखिए, अगर मैं बात करूं आप लोगों से स्टेट लिस्ट की, तो स्टेट लिस्ट के अंदर में पब्लिक हेल्थ और सैनिटाइजेशन स्टेट लिस्ट के अंदर में दिया हुआ है। सिटीजनशिप का मामला, ठीक है, नेचुरलाइजेशन एंड अलायंस, मतलब कि अन्य देशीय जो नागरिकता है, प्राकृतिकरण का मतलब होता है कि किसी को नागरिकता देना प्राकृतिकरण के आधार पर, नेचुरलाइजेशन के आधार पर, वो है केंद्र सूची में शामिल है। समवर्ती सूची में कानूनी, चिकित्सा और अन्य, लीगल, मेडिकल और अदर जो आप लोगों का इसके अंदर में दिया। अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की आप लोगों की, तो यहाँ पर मैं जो आप लोगों के तीनों जो है वो सही से लगे हुए आप लोगों के। देखिए, लीगल, मेडिकल और जितने भी मामले हैं, ठीक है, लीगल मामले और मेडिकल, जैसे आप लोगों को थोड़ी दिन पहले पता होना चाहिए कि राजस्थान ने एक डॉक्टर्स के लिए बिल निकाला था। अगर मान लीजिए कि डॉक्टर की लापरवाही से किसी मरीज की मृत्यु होती है तो डॉक्टर के ऊपर में मुकदमा चलाया जाएगा। ये राजस्थान सरकार ने बनाया था। तो मतलब राजस्थान सरकार के पास में ये अधिकार था, और केंद्र सरकार चाहे तो केंद्र सरकार भी उसके ऊपर में कानून बना सकती थी, ठीक है। तो ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर में आप लोगों का। बाकी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटाइजेशन राज्य की सूची में, और जो नागरिकता वगैरह वाला जो कानून है आप लोगों का, नेचुरलाइजेशन, सिटीजनशिप वगैरह, ये सब केंद्र सरकार की सूची के अंदर में आता है, ठीक है। मैथ्स एंड रीजनिंग की क्लास जो है फ्रेंड्स आप लोगों की रोज अब होने वाली है 9 बजे, रोज रात में 9 बजे, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक है। 40 नंबर वाली क्लास आपकी DSSB 2024 के लिए। और मैं आप लोगों से कहूंगा कि जो बच्चे BPSC के लिए तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको जरूर देखिए, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी दीपक सर के साथ में मीटिंग हुई है, और हम लोगों ने जो एक स्ट्रक्चर बनाया है इसका आप लोगों की मदद करने के लिए, आप लोगों को पढ़ाने के लिए, वो बहुत बेहतरीन बना है फ्रेंड्स, ठीक है, पूरा का पूरा, ताकि आपकी मैथ्स और रीजनिंग का डर हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो जितने भी बच्चे हैं, रोज रात में 9 बजे से 10:30 बजे तक का समय निकाल लो, और ये आपके 40 नंबर पक्के कर लो, क्योंकि आपको DSSB में अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको 170 प्लस का टारगेट करना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है। 1857 का विद्रोह मेरठ में कौन सी तारीख से शुरू हुआ था? जल्दी बताइए आप लोग, ठीक है। BS टेट की क्लास नेहा जी बिल्कुल स्टार्ट हो चुकी है, अभी 3 बजे भी क्लास हुई थी, तो आप वो नंबर पे कॉल करके जानकारी ले सकते हो। तो देखिए, 1857 का विद्रोह मेरठ में स्टार्ट हुआ था आप लोगों का 10 मई, ठीक है, 1857 को। कितने लोगों का सही हुआ है? कितने लोग हैं जहां पर मैं जिन्होंने आंसर कर दिया था 10 मई 1857? ये क्वेश्चन जो है आप लोगों का फ्रेंड्स यूपी TGT जो 2021 में एग्जाम हुई थी उसके अंदर में भी आया हुआ था ये क्वेश्चन आप लोगों का, ठीक है। 10 मई 1857 को मेरठ से इसकी स्थापना हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। देखिए,
SSC BSSO के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन उड़ीसा के एग्जाम में, किस दिल्ली के सुल्तान ने सिजदा और पायबोस की प्रथा को शुरू किया था? सजदा और पायबोस की प्रथा शुरू करने वाले जो शासक थे बताइए जल्दी से कौन थे, और उनके बारे में आपको और क्या क्या पता है ये भी आंसर कर दीजिए जल्दी जल्दी से, क्या क्या पता है। 750 प्लस लाइक्स आप लोगों ने कर दिए फ्रेंड्स, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ऐसे ही आप सभी लोगों जो है लाइक एंड शेयर करते रहेंगे तो पूरी की पूरी टीम मोटिवेट रहती है आप लोगों के लिए। टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी अगर आपको जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड तो आप नंबर पे कॉल कर सकते हो या ऐप डाउनलोड कर लीजिए टीचिंग परीक्षा ऐप को। आज 9 बजे आप लोगों की करंट अफेयर की क्लास है, जितने भी बच्चे एनरोल्ड है वो लोग जरूर आइए। तो सिजदा और पायबोस की जो प्रथा है फ्रेंड्स, ये गियासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट किया था। और क्या क्या पता है आपको इसके बारे में? इसके बारे में आपको नवरोज मनाना, वेरी गुड, अलका ने आंसर किया, बहुत सारे लोग आंसर कर रहे हैं फ्रेंड्स। आयरन एंड ब्लड की नीति, बहुत बहुत खूबसूरत तरीके से आप लोग पढ़ रहे हो। आयरन एंड ब्लड, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई थी? बलबन ने। फिर बाद में उसको किसने फॉलो किया? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, तो आयरन एंड ब्लड की नीति, नवरोज मनाने की शुरुआत बलबन ने की थी, ये भी याद रखेंगे आप सभी लोग। ठीक है, चलो नाउ फ्रेंड्स, सी इज द करेक्ट आंसर आप लोगों का। आगे बढ़ते हैं। कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कब शामिल किया गया था? ठीक है, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। मैं आपको एक चीज बता दूं फ्रेंड्स कि हमारे भारत के संविधान के अंदर में, ठीक है, एक तो 21वें नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है, 71st नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है, 92nd नंबर का संविधान संशोधन, इसके जरिए भाषाओं को ऐड किया गया आपका। ठीक है, ये हुआ था 1967 के अंदर में, ये हुआ था 1992 के अंदर में आप लोगों का, और ये हुआ था 2003 के अंदर में। ठीक है, तो कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में शामिल किया गया था, ये याद रखना है आप लोगों ने। ठीक है, बाकी अगर आप लोग मैथिली की बात करोगे तो मैथिली भाषा 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत आई थी। ये यहाँ पर मैं आप देख सकते हो, कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली 71वें संविधान संशोधन के जरिए 1992 में। बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली 2003 में 92nd संविधान संशोधन के जरिए इसको ऐड किया गया। तो ऐसे आप लोग याद रखिए आप सभी लोग। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाला है आप लोगों का। ओके, अंजू जी रात 9 बजे। इंग्लिश लिटरेचर जो है फ्रेंड्स, आप लोग जो करना चाहते हो इंग्लिश लिटरेचर, जो भी DSSB 2024 के लिए, TGT, BSTET के लिए कर रहे हैं आप लोग, लिटरेचर पढ़ना है आप लोगों ने, तो जो आपकी पूजा मैम है वो आप लोगों के लिए इंग्लिश लिटरेचर की भी क्लास लेकर आई है। MCQs ऑफ शेक्सपियर से जितने भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं वो सारे के सारे करवा रहे हैं। और अब जो है ना फ्रेंड्स, जिद है ये ना, एक वो नहीं है आप लोगों का कि एक हमने संकल्प लिया, नहीं, अब तो जिद है कि आप लोगों को नंबर दिलाने हैं, आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर में करना है, और मैक्सिमम जो है आप लोगों का सिलेक्शन टीचिंग परीक्षा से ही होगा फ्रेंड्स। अब इस बात के लिए शंखनाद हो चुका है, पूरी तैयारी हो चुकी है, पूरी की पूरी टीम लग चुकी है आप लोगों के पीछे में। ओके, चलिए, तो इसी वजह से टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़े कर अच्छे से अपनी तैयारी को जो है आगे बढ़ाते रहना आप लोगों ने। दिल्ली पहली बार ब्लैंक के तहत एक राज्य की राजधानी बनी, DSSB PRT जनरल सेक्शन में पूछा गया क्वेश्चन आपका। दिल्ली पहली बार राजधानी किसके समय में बनी थी? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। ठीक है, तो आंसर जो है फ्रेंड्स आपका हो जाएगा तोमर राजपूतों के समय में। तोमर राजपूतों के समय में दिल्ली पहली बार राजधानी बनी थी, ये याद रखना है सभी लोगों ने। ओके, उसके बाद में 1992 में संविधान के ब्लैंक संशोधन द्वारा कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भारतीय संविधान में भाषाओं में जोड़ा गया। UPPCL की एग्जाम में देखिए आपका, देखिए फ्रेंड्स किस किस लेवल तक के एग्जाम में हम जा रहे हैं। मैंने आपको बताया था 1992 के अंदर में आपका कौन सा संविधान संशोधन हुआ था, फिर से बता देता हूँ। 21वें नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है, आपका 92nd नंबर, आपका 71st नंबर का संविधान संशोधन, ठीक है आपका, और 92nd नंबर का, ठीक है, ये याद रखना है। ये हुआ था 1967 में, सिंधी भाषा को जोड़ा गया था इसमें, सिंधी। ठीक है, उसके बाद में आप लोगों का यहाँ पर में 71st नंबर का हुआ फ्रेंड्स आपका, जिसके अंदर में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया 1992 में, और 92nd नंबर का संविधान संशोधन हुआ था 2003 में। तो 1992 में हुआ था 71वें नंबर का संविधान संशोधन, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, अब आप लोग देख रहे हो कि जितना ज्यादा रिवीजन कर रहे हो ना, उतना ज्यादा आप लोगों की एफिशिएंसी बढ़ती जा रही है। रिवीजन इज द की टू सक्सेस। हर एक बच्चा कमेंट में आंसर्स करते रहेगा फ्रेंड्स, ताकि आपको याद हो जाए। 800 लाइक्स आपने कर दिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर, शिव मंदिर, जिसमें आंतरिक दीवारों पर पेंटिंग के साथ मूर्तिकला द्वारा बनाया गया, किसने बनवाई थी? सुपर टेट। ठीक है, 2019 में पूछा गया क्वेश्चन, एक्चुअल क्वेश्चन नहीं है आप लोगों का, सुपर टेट 2019 का क्वेश्चन लीजिए। कांचीपुरम के अंदर में जो कैलाशनाथ मंदिर है, शिव मंदिर है, ये कैलाशनाथ मंदिर किसने बनवाया था? कौन से पल्लव राजा ने बनवाया था? ठीक है, देववर्मन, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय। आप लोग आंसर बताइए जल्दी जल्दी से, इसका आंसर क्या होगा? तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर है फ्रेंड्स नरसिंह वर्मन 2। ये एक्चुअल क्वेश्चन जो सीटेट के अंदर में, आपका सुपर टेट के अंदर में पूछा गया था आप लोगों से एग्जाम के अंदर में। ठीक है, तो इसको याद रखना है हर किसी बच्चे ने। ठीक है, नाउ किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? BPSC 66 नंबर की BPSC के अंदर में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोगों का जो है फ्रेंड्स आंसर क्या होगा इसका बताइए? लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो आंसर क्या करोगे आप लोग?
क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आप लोग देखिए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर में आपको एक ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है, और वो ऑप्शन है आप लोगों का, जिसको आप लोग नीचे में देखोगे, ठीक है, तो मोर देन वन ऑफ दी अबो, मोर देन वन ऑफ दी अबो, तो बलबन और अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने ही रक्त और लौह की नीति जो है फ्रेंड्स उसको फॉलो किया था उन्होंने। तो आंसर जो है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आप लोग बताइए जल्दी से, क्योंकि 2 लोगों ने इसको फॉलो किया हुआ था दिल्ली सल्तनत के समय में, ठीक है। तो पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन का जो आंसर है आप लोगों का, आप लोग मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओगे, ठीक है। तो ये जो है फ्रेंड्स आपका आज का सेशन था। आज आप लोगों का जो है क्लास के अंदर में, पेड क्लास के अंदर में भी आपका 9 बजे जो है फ्रेंड्स सेशन है, तो वो भी आप लोग कर सकते हो। 7611101101 96978844 इस नंबर पे कॉल करके आप लोग जो है टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ सकते हो। मुझे कमेंट करके बताइए कि और कौन कौन सी चीज़ें जो आप लोग पढ़ना चाहते हो, आपको रिवीजन वाली जो स्ट्रेटेजी है जिसमें हम लोग रिवीजन करते हैं पूरा का पूरा, वो आप लोगों को कैसी लग रही है, कितने लोग हैं जिनको पसंद आ रही है रिवीजन वाली स्ट्रेटेजी जिसमें हम जो पढ़ते हैं उसको रिवाइज भी करते हैं पूरा फास्ट फॉरवर्ड, ठीक है। तो वो भी मुझे कमेंट करके बताएंगे ताकि हम लोग और ज़्यादा इसी तरीके से रिवीजन जो है आप लोगों की करवाते रहे। टीचिंग परीक्षा का जो टेलीग्राम ग्रुप है, दानिश एक टेलीग्राम ग्रुप है, दोनों के ऊपर में आप लोग जुड़ जाइए। और जो है जो आप लोगों को इन्फोग्राफिक्स आपको सेंड होने वाला है फ्रेंड्स, वो आप लोगों का यहाँ पर में जो है वो सेंड हो जाएगा आप लोगों का इन्फोग्राफिक्स, उसको भी आप लोग कर सकते हो। बाकी मैं आप लोगों को टेस्ट जो है वो शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, इस टेस्ट को आप लोग दे सकते हो 1 घंटे के अंदर में। आप लोगों की टेस्ट 1 घंटे तक आप लोगों की रहेंगी ये वैलिड, जो बच्चे ने लाइव देखा है पूरा सेशन उसके लिए ये टेस्ट है। ओके, चलिए थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। कोई भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा आप लोग, या फिर इस नंबर पर कॉल करके पूछ लीजिएगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, थैंक यू।